नमस्कार साथियों, मधुरम हिंदी उदयपुर में आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। निश्चित तौर पर आज 1 अक्टूबर है और हम आज 26वीं क्लास में प्रवेश कर रहे हैं और आज हमारा कालखंड भी नया है मित्रों। महीना बदल गया और हमारा कालखंड भी बदल गया है। और देखिए, सितंबर में जो हमने प्रारंभ किया था तब से लेकर निरंतर हम आप लोगों के लिए कुछ न कुछ कर ही रहे हैं और मुझे आशा है कि आप इन कक्षाओं से लाभान्वित हो रहे होंगे। बहुत अच्छे मनोयोग के साथ तैयारी कीजिएगा। बिना तनाव के तैयारी करने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। तो मित्रों, आज आधुनिक काल का परिचयात्मक विवरण हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास 26वीं क्लास है और बिना समय जाया किए हम शुरू करते हैं। सुविचार देख लीजिएगा, जो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखता है तो उसके जीवन का नियंत्रण समय अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए समय के साथ चलना सीखिए साथियों। और अभी जो समय चल रहा है उसके साथ बहुत अच्छे से कदम ताल करते रहिएगा, तालमेल बिठाते रहिएगा, ताकि जीवन का जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर आप पूरा करने वाले हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत करते हुए हम कक्षा को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। मित्रों, आप सबकी शुभकामनाओं से और जो हमने एक छोटा सा लघु प्रयास किया है, हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्रयास रास आया है और हमने कम से कम 5 मॉडल पेपर, 4 जो है ओल्ड पेपर और बाकी जो टॉपिक्स हैं हमारे विविध टॉपिक्स हैं, जिसमें कबीर ग्रंथावली है, बिहारी रत्नाकर है, साकेत है, यही सच है कहानी है, पुरस्कार कहानी है, कफन कहानी है ना। इन सब कहानियों के चुनिंदा प्रश्न और इसके साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास के हमारे आधुनिक काल के 80 प्रश्न है ना। इसी तरह से रीतिकाल भक्ति काल के 80 प्रश्न और आधुनिक काल के आदिकाल के 80 और आधुनिक काल के हम 100 प्रश्न जो है वो अपलोड की प्रक्रिया हमारी निरंतर चल रही है। तो आप बिना समय जाया किए हुए, अगर आपको लगता है ये टेस्ट सीरीज मित्रों, मैं कई और यूट्यूब चैनल्स पर भी देख रहा था जो उनके एडवर्टाइजमेंट है, उसमें लगभग मित्रों 800 से 1000 के मध्य में ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई गई थी और आपने इसका उपयोग भी किया होगा जिन्होंने ले ली है। लेकिन मैं आपसे केवल एक 99 रुपीज का सहयोग राशि है जिसमें हमारा टाइपिंग खर्च निकल जाए, और अगर इसमें से 10, 20, 25 प्रश्न भी आपको कहीं उपयोग में आते हैं मित्रों, तो मुझे लगता है ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है और बहुत लघु इन्वेस्टमेंट है। 2 चाय जितना खर्चा है, 3 चाय नाश्ते जितना खर्चा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए जाते जाते ही सही आप इसका जरूर उपयोग कीजिएगा, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस 99 रुपीज को थोड़ा कहीं बचाने का प्रयास कर रहे थे और कुछ अच्छे प्रश्न आपको यहां से मिल जाए, है ना। ये थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज जब हमने अपलोड कर दी है तो इसमें निश्चित तौर पर त्रुटि रहित हमारा प्रयास रहा है। फिर भी कहीं एकाध प्रश्न में कोई आगे पीछे बात हो जाए तो ज्यादा घबराएं नहीं, उद्विग्न नहीं हो जाएं। मुझे आप व्हाट्सएप करें, नंबर आप सभी मित्रों के पास है। आप मुझे थोड़ा जानकारी दे दें कि सर इस जगह थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो 9414248843 आप मुझे कोई टेस्ट नंबर, ठीक है, और उसका कोई क्वेश्चन नंबर नहीं हो तो कम से कम क्वेश्चन का थोड़ा हिंट दे दें, ये वाला क्वेश्चन है। तो कहीं ऐसी स्थिति होगी तो उसको हम सुधार लेंगे। बहुत ज्यादा कोई ऐसी गंभीरता वाला मामला नहीं है, तो आप जरूर इनका उपयोग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं मित्रों। जब बात करते हैं आधुनिक काल की, हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ जो है वो कहीं न कहीं आदिकाल से होता है और आदिकाल का आरंभ 7वीं शताब्दी के आसपास से बहुत सारे विद्वान मानते हैं, है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि विक्रम संवत 1050 से जो हमारा कालखंड शुरू होता है उसको हम आदिकाल कहते हैं, यानी 993 ईस्वी से आदिकाल का प्रादुर्भाव मानते हैं। मित्रों, आदिकाल की परिस्थितियां, उस समय की स्थितियां, लेखन की स्थितियां, आप सब लोग उन परिस्थितियों से बखूबी वाकिफ हो गए हैं। कक्षाओं में आपसे इसके बारे में डिस्कस किया है। लेकिन समय समय पर कुछ परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का क्या है मित्रों, यूं कह सकते हैं कि एक नियम है। इसलिए परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। और ये जो कालखंड है मित्रों, लगभग 1850 ईस्वी के आसपास से शुरू होने वाला कालखंड है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे और कहीं न कहीं देश के भीतर जो है उस गुलामी से मुक्त होने की एक छटपटाहट भी जनमानस में थी। और यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति जो है विशेष रूप से उस समय चलती है, औद्योगिक क्रांति, जिसमें
नए नए चीजों के निर्माण के बारे में और वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में विशेष प्रकार का प्रयास जो है यूरोपीय देशों में हो रहा था। उस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव भी कहीं न कहीं यहां आधुनिक कालखंड पर पड़ता है। और एक रीतिकाल का जो समय था मित्रों, सुरा सुंदरी वाला समय, दरबारी संस्कृति वाला जो समय था, आखिर 1700 से 1900 विक्रम संवत तक वो समय चला। लगभग 200 वर्षों के कालखंड के पश्चात एक परिवर्तन की बयार चलती है मित्रों। और वो जो परिवर्तन है उसमें कुछ स्थितियां ऐसी है कि बहुत सारे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके मन में एक भाव है कि नहीं, हमें अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हुए इनसे हमें स्वाधीन होना है। तो कहीं न कहीं एक नई बदलाव की बयार चल पड़ी। और 1857 में जैसा कि आप जानते हैं कई देशभक्तों ने मिलकर, जिसमें झांसी की रानी, मंगल पांडे, तात्या टोपे और बहुत सारे जो भक्त थे, देशभक्त थे, उन्होंने मिलकर 1857 ईस्वी की क्रांति का आगाज कर दिया था। अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत की थी, लेकिन कुछ घर के भेदी होते हैं और कुछ थोड़ी परिस्थितियां ऐसी रही, इसलिए प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम था बड़ा 1857 ईस्वी की क्रांति। और उस क्रांति के पश्चात लेखन में भी लोगों के बदलाव आया। लेखकों ने उस समय की जो परिस्थितियां हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत भावनाओं की रचना करना प्रारंभ कर दिया। और इस कालखंड में जो है कहीं न कहीं जो आक्रांता रहे और जो आतताई रहे और जो शोषण करते रहे भारतीय जनमानस का, उसके प्रति कहीं की एक विरोध की जो बयार चल पड़ी और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने का कार्य शुरू हो गया। और कहीं न कहीं ब्रजभाषा, यहां लेखन के क्षेत्र में भाषा की भी अगर हम बात करते हैं तो ब्रजभाषा जो है वर्षों से काव्य की भाषा बनी हुई थी, उसमें भी एक बदलाव की स्थितियां और क्रांति आती है। और ये सब मिल मिला के आधुनिक काल का एक प्रारंभ करते हैं। और आधुनिक काल का आगाज करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिनका जन्म 1850 ईस्वी में हो जाता है। तो उनके जन्म से ही कहीं न कहीं आधुनिक काल का एक प्रादुर्भाव हो जाता है। और अपनी उस सोच के माध्यम से उन्होंने कई नई विधाओं का प्रणयन किया। जो विधाएं पहले नहीं चलती थी रीतिकाल तक, उन कई विधाओं का, गद्य की विधाओं का प्रणयन किया। और काव्य में और गद्य में दोनों में ही खड़ी बोली को स्थापित करने का कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिया। तो आइए आधुनिक काल को थोड़ा अच्छे से समझने का हम प्रयास करते हैं। मित्रों, आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। मित्रों, आधुनिक काल देखिएगा 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक का जो कालखंड है उसको हम आधुनिक काल कहते हैं मित्रों। और ये आज हमारी जो कक्षा है मित्रों वो देखें तो हमारी 26वीं कक्षा है, ठीक है, जिसमें हमने आधुनिक काल प्रारंभ कर दिया है। आधुनिक काल का काल विभाजन सबसे पहले देख लेते हैं। बहुत संक्षिप्त में परीक्षा उपयोगी बातों पर ही चर्चा करने वाले हैं, कोई समय जाया नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि आप जितने मित्र अधिक से अधिक संख्या में इस कक्षा को देख रहे हैं वो जरूर अपने मित्रों तक इस कक्षा को पहुंचाएं, लाइक करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, और शेयर भी करते रहें ताकि बहुत सारे मित्र इससे लाभान्वित हो जाएं। देखिए, आधुनिक काल का जब वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले पुनर्जागरण काल नाम दिया गया, और इस पुनर्जागरण काल का नाम ही भारतेंदु युग है। यानी आधुनिक काल का एक प्रकार से वर्गीकरण है, और इस वर्गीकरण को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा तो 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसको पुनर्जागरण काल कहा। यानी कहीं न कहीं फिर से जागरण की अवस्था है, क्योंकि उधर पुनर्जागरण काल और औद्योगिक क्रांति की बातें हो रही थी, तो कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। और पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग जो है 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसको इस नाम से जानते हैं मित्रों। फिर दूसरा कालखंड है जागरण सुधार काल। मित्रों, जागरण के पश्चात कुछ सुधारात्मक काम हुए। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो है काव्य के क्षेत्र में कहीं न कहीं खड़ी बोली को स्थापित करने का भरकस प्रयास किया गया। काव्य की भाषा को परिष्कृत किया गया, गद्य की भाषा को भी परिष्कृत किया गया। इसलिए जागरण सुधार काल, जिसको हम द्विवेदी युग कहते हैं, भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के आधार पर ही है रखा गया, और द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के अनुसार ही रखा गया। यह समय 1900 से 1918 ईस्वी तक माना गया। 18 वर्षों का कालखंड जागरण सुधार काल के नाम से। फिर मित्रों, छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी तक का जो कालखंड रहा उसको हम छायावाद कहते हैं। प्रगति प्रयोगवाद दोनों को एक साथ हम लिखते हैं। तो 1938 से 1953 ईस्वी तक का जो कालखंड रहा मित्रों, है ना, लगभग अगर प्रगतिवाद की बात करें तो 1938 से 1943 के मध्य में रहा, और 1943 से 1953 के बीच में जो रहा उसको प्रयोग काल कहते हैं। फिर मित्रों, नवलेखन काल। नवलेखन काल में 1953 से अब तक का जो है कालखंड आता है, और फिर 1960 के बाद साठोत्तरी कविता शुरू हो जाती है। तो ये कुल मिला के आधुनिक काल का एक
सर्वमान्य वर्गीकरण है और इस वर्गीकरण का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन काल। बहुत बढ़िया मित्रों, यहां तक समझ में आ गई आपको बात। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल के प्रारंभ के संबंध में मत। आखिर आधुनिक काल का प्रारंभ जो है किस वजह से हुआ, तो कुछ विद्वानों के मत है मित्रों। देखिए आचार्य शुक्ल जो है, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक काल का समय 1843 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक है ना। उन्होंने विक्रम संवत 1900 से उन्होंने ये लिखा था, विक्रम संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत तक की बात उन्होंने कही थी आधुनिक काल की। तो उस आधार पर -57 करने पर 1843 से 1927 ईस्वी तक जो है, जो कालखंड है उसको हम क्या मानते हैं, आधुनिक काल मानते हैं मित्रों। 1850 ईस्वी से इसका प्रादुर्भाव जो है वो माना जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं। तो आधुनिक काल का जनक व प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म की वजह से इसका प्रारंभ जो है 1850 ईस्वी के आरंभ से ही माना जाता है। कुछ लोग इसका प्रारंभ 1857 ईस्वी से मानते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्रांति की वजह से लेखन हेतु नई विचारधारा का प्रकट होना, क्रांति की वजह से लेखन हेतु एक नई विचारधारा का प्रणयन होना। फिर देखिए 1868 ईस्वी से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी प्रथम पत्रिका, ध्यान रखना 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाली थी। इसी पत्रिका से हिंदी में नए युग का प्रारंभ होता है मित्रों। यहां 1868 ईस्वी है, 1868 ईस्वी, ठीक है। 1868 ईस्वी में निकाली गई थी। इसी पत्रिका से हिंदी में नए युग का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और संक्रांति काल आचार्य शुक्ल के अनुसार 1843 से 1868 के मध्य 25 वर्षों का एक संक्रांति कालखंड माना गया है। और 1868 से ही जो है एक प्रकार से जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली गई थी, है ना, इस कवि वचन सुधा से ही माना जाता है कि आधुनिक काल का क्या हुआ है मित्रों, प्रारंभ हुआ है। मित्रों आप लोगों द्वारा अधिक से अधिक इस कक्षा को देखा जा रहा है और सराहा जा रहा है, और आपके भाव को मैं कमेंट के माध्यम से अनुभूत करता हूं। प्रत्येक कमेंट को पढ़ता हूं, आपके द्वारा पूछी हुई बातों का निराकरण करने का प्रयास करता हूं। और जीवन इतना सार्वजनिक हो चुका है, सच बता रहा हूं आपको, कि हमेशा कहीं न कहीं आपका एक भी कमेंट या आपका एक भी मैसेज आता है तो अंदर से आत्मा की एक आवाज आती है कि नहीं, इसका उत्तर पहले दे दो। यद्यपि मैं बहुत सारे कामों में ओवरलोड रहता हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं आपसे इस तरह का संबंध बन गया है, या पता नहीं एक इस प्रकार का स्नेह भाव है कि आपके प्रश्न का उत्तर मुझे देना ही है। जब तक वो उत्तर नहीं दूंगा तब तक जो है मैं अंदर ही अंदर घुटता रहूंगा। इसलिए आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कमेंट के बारे में मैं विचार करता हूं, उसको पढ़ता हूं, आवश्यक होने पर उसका जवाब देता हूं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इन कक्षाओं को बराबर, है ना, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। स्वयं के उपयोग में तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि आप ही सभी लोग मधुरम हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अधिक से अधिक लाइक करते हुए इन कक्षाओं को उन सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनको आवश्यकता है। मुझे कमेंट के माध्यम से पता चल रहा है कि हमारे बहुत सारी ऐसी गृहिणियां हैं जिनको इन कक्षाओं की जबरदस्त आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पुरुषों को या बच्चों को इसकी आवश्यकता नहीं है, सभी को आवश्यकता है, लेकिन उनके लिए जो चुनौतीपूर्ण समय है, उस चुनौतीपूर्ण समय में इस विज्ञान ने जबरदस्त चमत्कार किया है। और बस मधुरम हिंदी आपके साथ है, आपके सपनों की उड़ान को कम नहीं होने दिया जाएगा। बस मनोयोग पूर्वक जो है इन कक्षाओं को देखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। आप देखिए नोट्स पैटर्न पर ही आपके सामने कक्षाएं हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में बात रखने का प्रयास किया है। देखो हर स्लाइड में आपको लगेगा कि ये बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। आधुनिक काल के विविध नाम, आधुनिक काल के प्रारंभ के बारे में मत देख लिया हमने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, किसी ने 1850 से कहा, है ना, किसी ने कहा 1868 ईस्वी से जो इसका प्रादुर्भाव माना जाए, कवि वचन सुधा के प्रकाशन के बाद से। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली। आधुनिक काल के विविध जो नाम है मित्रों, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा मित्रों, प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने एक नाम दिया गद्य काल, क्योंकि इसमें गद्य साहित्य की रचना जो है वो प्रचुर मात्रा में हुई। गद्य साहित्य रचना जो है बहुत अच्छी मात्रा में हुई। गद्य साहित्य रचना की वजह से प्रवृत्ति के आधार पर इसको गद्य काल कहा गया मित्रों। उसके बाद देखिए दूसरा है मित्रों मिश्र बंधु।
मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड को वर्तमान काल कहा है, इस बात को याद रखना। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने जैसी बातें इस स्लाइड में लिखी हुई है। वर्तमान काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी इसे आधुनिक काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा? गद्य काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको आधुनिक काल कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने भी इसको आदिकाल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आदिकाल कहा। लेकिन पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इसे साहित्य काल कहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि साहित्य काल, आधुनिक काल को साहित्य काल किसने कहा? तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आधुनिक काल को साहित्य काल कहा है। फिर मित्रों, जागरण काल कहने वाले कौन है? त्रिभुवन सिंह जो है, इन्होंने जागरण काल कहा है। नव जागरण काल किसने कहा? रामविलास शर्मा ने नव जागरण काल कहा है। तो ये कुछ हमारे आधुनिक काल के विविध नाम थे, उन पर हमें ध्यान देना है। नव जागरण काल रामविलास शर्मा, जागरण काल त्रिभुवन सिंह, ध्यान रखिएगा। साहित्य काल डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल ही कहा है। मिश्र बंधु ने वर्तमान काल और गद्य काल, यानी दो ये महत्वपूर्ण है, दो ये महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, और एक ये बहुत महत्वपूर्ण। बाकी तो सबने आधुनिक काल का दो तीन ही एक साथ आप याद रख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आधुनिक शब्द का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो इस शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ, अधुना धन इक, मिलकर क्या बनता है मित्रों? आधुनिक। आधुनिक का मतलब बस ये अभी लेटेस्ट जो वर्तमान में चल रहा है वो क्या है? आधुनिक है ना। तो जो अभी चल रहा है वो आधुनिक है, और इससे पहले चल रहा था वो पौराणिक हो जाता है। इसलिए आधुनिक का मतलब यह है कि वर्तमान में जो हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, कोई घटना घटित हो पा रही है या उससे संबंधित कोई तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं, तो वो आधुनिक काल कहलाएगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द से अभिप्राय क्या है? मध्यकाल से भिन्नता एवं नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। मध्यकाल से भिन्नता एवं नई इहलौकिक दृष्टिकोण। इहलौकिक और एक पारलौकिक होता है, तो इहलौकिक का मतलब इस लोक से संबंधित, तो यूं कह सकते हैं मध्यकाल से भिन्नता एवं नवीन लौकिक दृष्टिकोण, यानी अब लोक के बारे में, जगत के बारे में चिंता करने का समय आ गया। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किसको कहा मित्रों? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किसको कहा बताएं? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति जो युग है या भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग कहा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल जो है मित्रों आधुनिक काल को कहा जा सकता है। फिर देखिएगा, जनचेतना एवं जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिक युग के साहित्य में मुखरित होता है उतना पहले कभी नहीं हुआ। अब जो है लेखक बेबाक राष्ट्रभक्ति की बातें करने लगे, और प्रेमचंद आदि जो अच्छे उपन्यासकार कहानीकार हैं, है ना, बंग महिला आदि, इन सभी लेखकों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया अंग्रेज सरकार ने, और इन्होंने देशभक्ति भावना से ओतप्रोत बहुत सारी रचनाओं को अंजाम देकर जन जन तक पहुंचाया, ताकि सोई हुई शक्ति का पुनर्जागरण किया जा सके और भारत को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया जा सके। उतना पहले कभी नहीं हुआ। बच्चन सिंह के अनुसार आधुनिक काल का उपविभाजन, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आधुनिक काल का एक उपविभाजन किया गया। नव जागरण युग 1857 से 1920 ईस्वी तक, स्वच्छंदता युग 1920 से 1938 ईस्वी तक, और उत्तर स्वच्छंदतावाद युग 1938 से अब तक का जो है उसको उत्तर स्वच्छंदतावाद युग कह दिया गया है। तो यह वर्गीकरण किसके अनुसार है? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। मित्रों यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? अच्छे से समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। और ये जो पीडीएफ है, आपको पता ही है कि मधुरम हिंदी नाम से ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें ये पीडीएफ सीधी कक्षा के बाद आती है। थोड़ा समय लगता है लेकिन उसमें पीडीएफ जरूर आ जाती है। तो आपसे आग्रह है कि व्हाट्सएप से ज्यादा महत्वपूर्ण टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कीजिए पढ़ने पढ़ाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। फिर देखिएगा, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का जो विभाजन किया है, किसने? आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का जो विभाजन किया है वो बहुत अलग अंदाज में किया हुआ देखिएगा। पहला उन्होंने कहा गद्य खंड। क्या कहा? गद्य खंड। दूसरा है काव्य खंड, और तीसरा नई काव्य धारा। ये तीन उन्होंने साहित्य को या आधुनिक काल को तीन भागों में विभाजित किया है। गद्य खंड की बात करें तो ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य, दो प्रकार के गद्य मिलेंगे, है ना, आचार्य आधुनिक काल में। फिर काव्य खंड की बात करें तो पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। और जब ये नई काव्य धारा की बात की जा रही तो नई काव्य धारा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्थान
से संबंधित बात करते हैं। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान जो है वो लेटेस्ट जो है वो कहीं न कहीं तृतीय उत्थान है। काव्य में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग व इसको बढ़ावा देना इस युग का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है कि काव्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करना है। ब्रजभाषा वर्षों से काव्य के क्षेत्र में राज कर रही है। पद्य के साथ साथ गद्य विधा में भी व गद्य की कई विधाओं का रचनाओं का प्रारंभ हो गया है ना। पद्य के साथ साथ गद्य विधा में गद्य की कई विधाओं का रचनाओं का प्रारंभ हो गया। जैसे उपन्यास विधा हमारी नहीं थी है ना, कहानी विधा जो है ये हमारे लिए नहीं थी। इस प्रकार से रिपोर्टाज वगैरह का जो लेखन करना है, आत्मकथा जीवनी वगैरह का लेखन करना है किसमें, गद्य में, ये हमारे लिए नई विधाएं थी मित्रों। लेकिन आधुनिक काल में ये सब संभव हुआ। फिर आप आगे देखेंगे हिंदी गद्य का विकास एवं उद्भव। आप देखिए गद्य साहित्य का विकास कैसे होता है। रीतिकाल तक आप देखते हैं कि अधिकांश जो ग्रंथ हैं हमारे सारे ही पद्य शैली में है। तो गद्य का विकास ही आधुनिक युग की देन है, इस बात को आप पक्का करके चलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना, ठीक है, कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। वाक्य किसने कहा या पंक्तियां किसने कही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए आधुनिक काल को गद्य काल भी नाम दिया है। आधुनिक काल को इसीलिए क्या कहा, गद्य काल भी इन्होंने नाम दिया है प्रवृत्ति के आधार पर। गद्य का आदि प्रमाण आदिकाल में है, गद्य का आदि प्रमाण आदिकाल में है, और वो है राउलवेल रोड़ा कविकृत शिलांकित कृति है जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। लेकिन गद्य का जो आरंभ है वो आदिकाल से ही है। आदिकाल में मैथिली आदिकाल में मैथिली हिंदी में एक गद्य पुस्तक लिखी गई, वर्ण रत्नाकर, जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। तो गद्य साहित्य का प्रादुर्भाव हो चुका था, है ना, बहुत पहले ही हो चुका था। ब्रजभाषा में गद्य साहित्य जो है वो कौन कौन से हैं, श्रृंगार रस मंडन गोस्वामी विठलनाथ जी का एक ग्रंथ है, गद्य में है। और ब्रजभाषा में 84 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ, 252 वैष्णवन की वार्ता जो है गोस्वामी गोकुलनाथ, और अष्टयाम नाभादास जो है, इन्होंने ये जो ग्रंथ है ये सब ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं, ब्रजभाषा के गद्य साहित्य है। आपको थोड़ा ख्याल रखना है, इन चारों पर ध्यान देना है, किसकी रचना है ये भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। परीक्षा में जब आ जाए तो हम कम से कम उसको अच्छे से कर पाए। फिर देखिएगा अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य, बैकुंठ मणि शुक्ल, है ना, मणि शुक्ल, बैकुंठ मणि शुक्ल, इन्होंने दो रचनाएं रची, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। फिर बेताल 25 मित्रों, बेताल 25 सुरती मिश्र 1933 ईस्वी में ओरछा नरेश जसवंत सिंह के यहाँ आश्रय में रहते थे, और बेताल 25 का आपने क्या किया, प्रणयन किया। अब देखिए मित्रों, खड़ी बोली का गद्य जो है इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अकबर के समय में एक गंग नामक कवि हुए थे, उनकी एक रचना है छंद चंद वर्णन की महिमा, है ना, छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी गई। खड़ी बोली गद्य की क्या मानी गई मित्रों, प्रथम रचना किसे माना गया है, अकबर के समय में गंग कवि द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा नामक जो है पुस्तक की रचना की गई। भाषा योग वशिष्ठ विक्रम संवत 1798 यानी 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा भाषा योग वशिष्ठ नामक एक ग्रंथ लिखा गया, और यह ग्रंथ भी कहीं न कहीं खड़ी बोली गद्य का एक अच्छा ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल का तर्क है कि जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्यकार माना जाना चाहिए, है ना। किसको देखिएगा, राम प्रसाद निरंजनी को जो है वो प्रथम प्रौढ़ लेखक माना जाना चाहिए, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इसका मतलब हमें मानना ही है मित्रों, है ना, ये तो हमारे भीष्म पितामह है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। पंडित दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया विक्रम संवत 1818 1761 ईस्वी में, और जैन पद्म पुराण मूलतः हरिसेनाचार्य द्वारा लिखा गया था। ये जैन पद्म पुराण जो है पंडित दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया, और ये जैन पद्म पुराण मूलतः हरिसेनाचार्य द्वारा यानी हरिसेन धन आचार्य मिलकर हरिसेनाचार्य द्वारा लिखा गया था। अब देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है हिंदी साहित्य के इतिहास में भी, और भारतीय जनमानस पर एक अलग तरह का प्रभाव डालने के लिए, और उनकी शिक्षा पद्धति को भारत पर
जबरदस्ती थोपने के लिए एक प्रकार से फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या होगी मित्रों, स्थापना हो गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई, तो कलकत्ता में हुई, क्योंकि पहले अंग्रेजों की जो पहली राजधानी है वो कौन सी थी मित्रों, कलकत्ता में थी, और बाद में वो लोग धीरे धीरे दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और हमें ध्यान रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी, कहीं कहीं पर 1789 80 इस रूप में आता है, एक ही बात है, मैं कलकत्ता में हुआ। इस कॉलेज में अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था, है ना, और लल्लू लाल जी और सदल मिश्र जो हैं वो इसके कार्मिक थे, है ना। हिंदुस्तानी जिसको भाषा कहते हैं, भाषा विभाग के अध्यक्ष सर जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी व उर्दू की, सर जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी व उर्दू की पुस्तकों को अलग अलग तैयार किया और प्रकाशित करवाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र भाषा के रूप में खड़ी बोली के अस्तित्व को समझा और उसके अनुरूप अनुवाद आदि के कार्यों का क्या कर दिया मित्रों, प्रारंभ कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य, ध्यान रखना, खड़ी बोली गद्य, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने का कार्य जिन 4 लेखकों ने किया, इन्हें लेखक चतुष्टय कहते हैं। इन्हें लेखक चतुष्टय के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से मित्रों, लेखक चतुष्टय के नाम से भी इनको जानते हैं। ये 4 लेखक कौन से हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी का उद्धार किया है और कहीं कहीं हिंदी गद्य साहित्य का प्रणयन करने का प्रारंभ किया। ये 4 हैं मित्रों, मुंशी सदा सुख लाल नियाज इनका उपनाम है, इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ध्यान रखना, ये चारों लेखक चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुंशी सदा सुख लाल नियाज, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, इसको याद रखें, सदा सदल इंशा लाल, सदा सदल इंशा लाल या SSIL जो है, किसी भी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ये चारों नाम यानी खड़ी बोली गद्य साहित्य के उद्धारकर्ता कौन है कौन नहीं है, तो खड़ी बोली गद्य के उद्धारकर्ता 4 लोग हैं, मुंशी सदा सुख लाल नियाज, इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इस बात को आपको पक्का करना मित्रों, यहां तक ठीक है क्या? अच्छा देखिए, आप जब भी पढ़ते हैं ना तो अटेंटिव होकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि आपके गुरुजी जब आपको पढ़ा रहे हैं ना तो खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दृश्य तो यहां तक का ही आ रहा है, लेकिन खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं और बैठे बैठे भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप सोचिए, हमारी इच्छा होती है कि हम थोड़ी मेहनत करें आपके साथ और फिर आप भी बहुत अच्छी मेहनत करो, और आपकी और मेरी मेहनत का जब कभी मिलन होगा, आप सोचिए, वही जो है आपके लिए सफलता रूपी एक बहुत बड़ा प्रसाद है। तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए मित्रों, हम भी आपके लिए जितना हो पाता है उतना करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो बस थोड़ा समय का दान दीजिएगा, अच्छी मानसिकता के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप देखिएगा फर्क साफ नजर आता है ना। और मैं आपको बहुत भारी भरकम तरीके से नहीं समझा रहा, ना आपको उस तरह से लेंदी कोर्स करवा रहा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि जहां मैं दुखी हुआ वो दुख कम से कम आपको न झेलना पड़े, उस भाव से कक्षाओं का निर्माण करता हूं। सबसे पहले हमारे कवि हैं, 4 लेखक चतुष्टय को आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले हमारे हैं सदासुख लाल नियाज, नियाज इनका उपनाम है। 1746 से 1824 ईस्वी के मध्य में आपका एक समय सीमा रही। उर्दू फारसी में बहुत सी पुस्तकों की रचना की है। किसने? मुंशी सदासुख लाल नियाज ने उर्दू और फारसी में बहुत सी पुस्तकों की रचना की है, और ये मूलतः दिल्ली के निवासी हैं और वहीं पर रहे, ये समय उन्होंने अपना बिताया। मुत खबुत वारिख एक इनकी रचना है। मुत खबुत वारिख अपनी संक्षिप्त जीवनी है। कंपनी के अधीन नौकरी, सेवानिवृत्ति, शेष जीवन हरि भजन प्रयाग में किया इन्होंने, सदासुख लाल नियाज, है ना। तो मुत खबुत वारिख अपनी संक्षिप्त जीवनी, कंपनी के अधीन नौकरी, सेवानिवृत्ति आदि का वर्णन किया और शेष जीवन जो है हरि भजन में आपने प्रयाग में व्यतीत किया। इनकी रचना है मित्रों सुख सागर, 1818 ईस्वी में रचित, बहुत जबरदस्त है सुख सागर, है ना। और भागवत पुराण के 10वें स्कंद को आधार बनाकर, भागवत पुराण के 10वें स्कंद को आधार बनाकर लिखा गया भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन जो है वो मित्रों सुख सागर में किया गया है। और संयोग से ये सुख सागर जो है मेरे पिताजी को बहुत प्रिय थी और वो नित्य प्रति सुख सागर का पाठ किया करते थे, है ना। हाँ, और मुंबई से बहुत प्राचीन प्रति जो है पिताजी के लिए उनके एक गुरुजी ने मंगवाई थी, और पिताजी केवल साक्षर रहे लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का
पाठ करना और उस पर चिंतन मनन करना और ऐसे कई उदाहरणों को हमारे समक्ष रखना कि हमें लगता था कि पिताजी जो हैं भले यूं लौकिक रूप से उन्होंने बहुत पढ़ाई नहीं की, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और समझ से वो कई गुना आगे थे लोगों से, और उन्हीं का आशीर्वाद हम पर है। मैं प्रणाम भी करता हूं। भाषा को भाखा कहने का काम मुंशी सदासुखलाल नियाज ने किया है। ये प्रश्न आया हुआ है कि भाषा को भाखा नाम से किसने संबोधित किया, तो सदासुखलाल नियाज ने किया। ध्यान रखना, हिंदुओं की बोलचाल की शिष्ट भाषा में रचना, उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की शिष्ट भाषा में क्या की रचना की, और रचना करते समय जितना अच्छे और सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अधिगम हमारे लोगों को उतना ही जल्दी होता है मित्रों। तो ये बहुत कुल मिला के जो बात आपके लिए महत्वपूर्ण थी वो शेयर कर दी गई। दूसरे मित्रों, इंशाअल्लाह खां के बारे में 1752 ईस्वी से 1817 ईस्वी के मध्य में आपका कालखंड रहा, और उदय भान चरित देखिए मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, और इनकी भाषा के बारे में भी प्रश्न आ चुका है जब हमने परीक्षा दी तब भी और उसके बाद भी आ रहा है। उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी, सबसे पहले शीर्षक में कहानी शब्द का प्रयोग करने वाले कौन, इंशाअल्लाह खां जो है, ये जो है सबसे पहले शीर्षक के रूप में कहानी शब्द का प्रयोग करते हैं। और 1803 ईस्वी के लगभग जो है रानी केतकी की कहानी, जो उदय भान चरित इसका दूसरा नाम है ना, वो प्रकाशित हुई, लेकिन ये कोई कहानी जैसी कहानी नहीं थी। इंशाअल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, जो दिल्ली के उजड़ते ही लखनऊ चले गए। जैसे ही दिल्ली उजड़ी और वो सीधे लखनऊ चले गए, अपने ग्रंथ की भाषा शुद्ध हिंदी रखने का प्रयास किया, जिसमें हिंदी के अलावा किसी अन्य बोली का पुट न हो। इन्होंने प्रयास किया कि खड़ी बोली हिंदी को अक्षुण्ण रखा जाए, उसके स्वरूप की रक्षा की जाए, इसलिए वो परिष्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। लेखक चतुष्टय में इनकी भाषा सबसे अधिक चटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई भाषा थी। ये परीक्षा में प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से किसकी भाषा जो है वो चुटकीली और चटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई भाषा कहलाती है? तो आप सोचिए, ये मुंशी इंशाअल्लाह खां की जो भाषा है वो चटकीली है, मुहावरेदार है और अधिक चलती हुई भाषा है। ठीक है मित्रों, चलिए अब देखिएगा, हमारे दो लेखक और हैं, इनको भी हमें देखना है। दो लेखकों को और देख लेते हैं। एक है लल्लू लाल जी मित्रों, 1763 ईस्वी से, ध्यान रखिएगा 1825 ईस्वी के मध्य का जो समय है वो लल्लू लाल जी का है। और लल्लू लाल जी किस तरह से देखिएगा, 1763 से 1825। अब देखिए इनकी जो प्रमुख रचना है मित्रों वो है प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर की रचना इन्होंने खड़ी बोली में की, और इस ग्रंथ की रचना के साथ ही उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। जॉन गिलक्राइस्ट, जो हम जानते हैं हिंदुस्तानी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, जॉन गिलक्राइस्ट है ना, जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है, जॉन गिलक्राइस्ट, ध्यान रखिएगा, के आदेशानुसार इन्होंने प्रेम सागर की रचना की खड़ी बोली हिंदी में, पद्य शैली में, गद्य शैली में, आधुनिक भारतीय भाषा खड़ी बोली में प्रेम सागर लिखने के लिए एक आदेश दिया गया। प्रेम सागर में भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन है, और फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे कौन, लल्लू लाल जी जो हैं वो वहां पर नौकरी करते थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। कलकत्ता में आपने एक प्रिंटिंग प्रेस खोला जिसका नाम रखा संस्कृत प्रेस, और जब वो कलकत्ता से कंपनी से रिटायर होकर जब वापस अपने गांव लौटते हैं, तो गांव का मतलब वापस वो कहां जाकर रहना चाहते हैं, आगरा जो है स्थायी रूप से अपना निवास बनाते हैं, और संस्कृत प्रेस को वो कलकत्ता से आगरा लेकर चले जाते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। फिर मित्रों इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो लाल चंद्रिका एक इनकी प्रमुख रचना है, जो प्रसिद्ध बिहारी सत्सई की टीका है, इसलिए ध्यान रखना। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो कौन है मित्रों बताओ जल्दी से। लाल चंद्रिका के रचनाकार जो है वो कौन है? देखिए लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी, ध्यान रखिएगा कौन है, लल्लू लाल जी, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज के कार्मिक ही थे, और इनका प्रमुख कार्य अनुवाद से संबंधित था। बिहारी सत्सई की टीका है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ उनकी रचना है, सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला नाटक और माधोलाल, ये उनकी रचना है। और मित्रों इसके बारे में ये है कि ये रचनाएं खड़ी बोली में नहीं है, ये रचनाएं किस में है, उर्दू भाषा में ये रचनाएं रची गई है, ये खड़ी बोली में ही है। लाल चंद्रिका जो है खड़ी बोली में ही है। ठीक है मित्रों, चलिए, और प्रेम सागर जो है वो भी खड़ी बोली में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, और हमारे अगले जो कवि है, लेखक है सॉरी, सदल मिश्र है। 1867 से लेकर 1947 ईस्वी तक का कालखंड रहा, इधर भारत का आजाद होना हुआ और इधर सदल मिश्र जो है इस दुनिया को छोड़कर गए। नासिक तो पाख्यान जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है ना, वो खड़ी बोली में ही ये रचना की गई है। जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से इन्होंने
जो है नासिकेतोपाख्यान नामक एक ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की। ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे, यानी ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज के कार्मिक थे। नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावृत्ति है मित्रों, ध्यान रखना, और 1903 के आसपास की रचना है। अन्य रचनाएं जो है, इनकी एक रचना है रामचरित, ये सदल मिश्र की अन्य रचना है। तो मुख्य रचना जो है नासिकेतोपाख्यान है मित्रों, तो आपको सभी को ध्यान रखना है नासिकेतोपाख्यान। फिर देखिएगा नासिकेतोपाख्यान के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें रघु की पुत्री है जिसका नाम चंद्रावती है, और नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम, मित्रों मैं बार बार कह रहा हूं परीक्षा में प्रश्न आएगा, चंद्रावती जो है दूसरा नाम है, ठीक है, और वो इस पुत्री के नाम पर है चंद्रावती। और उसके पुत्र नासिकेत का पौराणिक आख्यान खड़ी बोली गद्य में किया गया पौराणिक आख्यान है ना, प्राचीन कहानी है, उसको इस रूप में यहां पर जो है प्रदर्शित किया गया, नासिकेत का पौराणिक आख्यान खड़ी बोली गद्य में। ठीक है मित्रों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे अब क्या विजयी भव सीरीज, क्या बात है, आप सभी के लिए मधुरम हिंदी की एक शानदार पेशकश है उदयपुर मेवाड़ से विजयी भव सीरीज। और ये विजयी भव सीरीज प्रारंभ होने वाली है विजयादशमी के शुभ अवसर पर, इसलिए आप सभी मित्र जो हैं अधिक से अधिक मनोयोग पूर्वक इस सीरीज का आनंद लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इस सीरीज से किसको लाभ होने वाला है मित्रों, कुछ समय के लिए फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी भी अगर जो समय शेष है जुड़ जाए, समय उनको मिले तो उनके लिए है, लेकिन मुख्य रूप से ये सीरीज जो है मित्रों सेकेंड ग्रेड के हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। रीट के हमारे लेवल 1 और लेवल 2 के जो मेंस के दावेदार हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और सीईटी दोनों लेवल की सीईटी की तैयारी करने वाले जो स्नातक लेवल और हमारा 10+2 लेवल है उसकी तैयारी करने वाले मित्रों के लिए जबरदस्त सीरीज आने वाली है। और जितना इसको लेकर मुझे उत्साह है, शायद आपके कमेंट के द्वारा मुझे ये आपका उत्साह भी मुझे इसमें दिखना चाहिए कि आप इसका कितना इंतजार कर रहे हैं। मित्रों पूर्णतः निःशुल्क है, आप सभी लोग जुड़िएगा। हिंदी व्याकरण, शैक्षिक परिदृश्य के जो नवीनतम टॉपिक है उन पर चर्चा करेंगे और काव्य शास्त्र की जानकारी देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये प्रतिदिन रात्रि 9 बजे आपको ये कक्षा देने का हम प्रयास करेंगे। और समय का अभाव हुआ तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जैसी भी व्यवस्था होगी वो आपको ये कक्षाएं निरंतर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बड़े उत्साह के साथ तैयारी करते रहिएगा। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, आप जहां तक पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा दीजिए।